मीनू बहू, बहुत भूख लगी है, खाना बन गया हो तो दे दो। नाश्ता करने के बाद मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर भी जाना है। अपने बेटे रोशन के ऑफिस जाने के बाद राम किशन जी ने अपने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, और जैसे ही कुर्सी पर बैठने लगे तभी उनकी बहू मीनू तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और बोली, बाबूजी, फ़िलहाल तो मेरे पास समय नहीं है। मुझे अपनी बहन के साथ शॉपिंग पर जाना है, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। कहते हुए मीनू बाहर जाने लगी। तभी राम किशन जी बोले, लेकिन बहू, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और फिर दवाई भी तो खानी है। खाना खाऊंगा तभी तो दवाई ले पाऊंगा। तभी रौबदार आवाज़ में मीनू ने कहा, हे भगवान, एक बार में सुनाई नहीं देता आपको? मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ज़्यादा भूख लगी है तो आप अपने लिए चाय बना लीजिए, लेकिन मेरा अभी जाना ज़रूरी है। इससे पहले राम किशन जी कुछ और कहते, मीनू ने बाहर निकलकर अपना स्कूटर स्टार्ट किया और सर से निकल गई। राम किशन जी हैरानी से अपनी बहू को देखते ही रह गए। कोई और विकल्प तो था नहीं, इसलिए रसोई घर में जाकर राम किशन जी ने 1 कप चाय बनाई और उसके साथ 1 ब्रेड खाकर काम चला लिया। परंतु बहुत देर बीत गई थी। अब तो भूख के कारण राम किशन जी का बुरा हाल हो रहा था। अपने कमरे में बैठे हुए उनकी नज़र टेबल पर रखी अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर गई। एकाएक अतीत की याद उनके दिमाग में उत्पात मचाने लगी। जब तक उनकी पत्नी सुलोचना जी उनके साथ थी, तब तक बेटा बहू दोनों उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया करते थे। अपनी मनमर्जी करना तो बहुत दूर की बात थी। बहू ने तो कभी अपने ससुर से ऊंची आवाज़ में बात तक भी नहीं की थी। बाहर के सभी काम राम किशन जी संभाला करते थे और सुलोचना जी ने घर का हर एक काम संभाल रखा था। बहू भी अपनी सास को खूब मान सम्मान दिया करती थी। देती भी क्यों ना, आखिर सास के रहते घर के काम करने की उसे ज़रूरत ही नहीं होती थी। उसे मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी। परंतु परिवर्तन तो कुदरत का एक नियम है। समय हमेशा एक सा तो होता नहीं है। धीरे धीरे सुलोचना जी की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर से जांच करवाई तो टेस्ट में जो कुछ सामने आया वो जानकर तो राम किशन जी अंदर तक टूट गए। डॉक्टर ने बताया कि उनकी पत्नी को कैंसर है, लेकिन राम किशन जी अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे। इलाज तो महंगा था, लेकिन उन्होंने खर्च की परवाह किए बिना सुलोचना जी का इलाज शुरू करवाया। फिर तो बहू उनके बेटे ने भी अपने माँ पिताजी के साथ सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया था। लेकिन राम किशन जी और सुलोचना जी को बेटे बहू के इस बदले व्यवहार का कारण समझ में नहीं आया। एक दिन राम किशन जी का बेटा उनके पास आया और बोला, पिताजी, आप जानते हैं कि माँ की बीमारी आखिरी स्टेज पर है और जब माँ को बचाया ही नहीं जा सकता तो इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे तो आप हमें कंगाल कर देंगे। कम से कम आपको मेरी बीवी और बच्चों का तो सोचना चाहिए ना। बेटे के मुंह से इतनी बात सुनते ही राम किशन जी का कलेजा छलनी हो गया। भरे गले से वो बोले, बेटा, मैं अपनी कमाई में से की गई बचत को मैं तेरी माँ के इलाज में लगा रहा हूँ, तो इस बात से तुम्हें क्या परेशानी है? और बेटा, ज़रा ये भी तो सोचो, जिसके बारे में तू ऐसी बात कर रहे हो वही माँ तुम्हें दुनिया में लेकर आई है। क्या क्या नहीं किया तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए। तभी रोशन गुस्से से बोला, हाँ, तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया। कौन नहीं करता है अपने बच्चों के लिए। बेटे की इतनी बात सुनते ही राम किशन जी को एहसास हो गया कि आज माँ की ममता पैसों के सामने छोटी पड़ चुकी है। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी पत्नी की अंतिम सांस तक उसे बचाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। लगभग 6 महीने के इलाज के बाद सुलोचना जी अपने पति को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चली गई। पत्नी के जाते ही जैसे राम किशन जी का तो दुनिया ही उजड़ गया। अक्सर
मीनू उनके साथ इसी तरह ऊंची आवाज़ में और बदतमीजी से बातें करती, और अगर वह उसे कुछ कह देते तो उन्हें अपने बेटे रोशन के गुस्से का शिकार होना पड़ता था। राम किशन जी सुनी दुनिया में नितांत अकेले रह गए थे। हालांकि उनके 12 साल के पोते वंश को उनके साथ समय बिताना और बातें करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन राम किशन जी को उसके साथ बैठने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिलता था। सुबह के समय उसे स्कूल जाना होता था और शाम को ट्यूशन करने, और यदि थोड़ी देर के लिए वो अपने दादाजी के पास बैठ जाता तो उसकी मम्मी उसे कोई न कोई काम बता देती और किसी भी बहाने से उसे अपने पास बुला लेती थी। एक दिन रविवार को जब रोशन घर पर था तो अपने पिता के पास आया और बोला, ओ बाबूजी, मैं सोच रहा था कि अब गांव में तो हम लोग रहते नहीं हैं, इसलिए गांव वाले मकान को देखभाल भी नहीं हो पाती। पहले तो आप कभी कभार वहां चक्कर लगा लिया करते थे, लेकिन अब तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। क्यों ना गांव वाले घर को बेच दिया जाए। बेटे की बात पर राम किशन जी बोले, नहीं नहीं बेटा, गांव का मकान हमारी पुश्तैनी संपत्ति है जिसे मैं हरगिज बेचना नहीं चाहता। तभी मीनू झट से बोली, आप तो जानते ही हैं कि रोशन ने अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया है, इसलिए उन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वैसे भी ज़माना बहुत ख़राब है, और कहीं ऐसा न हो कि किराएदार ही हमारे मकान पर कब्जा करके बैठ जाए। बेटे बहू की बात सुनकर अब उन्हें भी लगने लगा था कि बात तो ठीक है, इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए समय रहते सब काम निपटा लिया जाए तो ही अच्छा है। आखिरकार राम किशन जी ने गांव का मकान बेच दिया और जो भी पैसा मिला उसका 1/4 हिस्सा अपने पास रखकर बाकी सारा पैसा अपने बेटे को दे दिया। अब मीनू और रोशन बहुत खुश थे। कुछ दिनों तक तो मीनू ने अपने ससुर को समय पर खाना और चाय नाश्ता दिया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसके तेवर बदलने लगे। तो बहू कुछ दिन पहले तक अपने ससुर को पानी तक हाथ में दिया करती थी, अब उसे उनकी 2 वक्त की रोटी भी भारी लगने लगी थी। बात बात पर अपने ससुर को टोकना और ऊंची आवाज़ में बात करना उसका हर रोज़ का काम बन गया। राम किशन जी को तकलीफ़ होती, परंतु वह घूंट घूंट कर रह जाते। अपना दुख और परेशानी किसी के साथ भी साझा नहीं कर पाते, और आज तो हद ही हो गई। नाश्ता मिलने का इंतज़ार करते करते दोपहर हो गई। दोपहर के 2:30 बजे मीनू घर वापस लौटी, तब कहीं जाकर राम किशन जी को सुबह का नाश्ता नसीब हुआ। खाना खाकर अपने काम से बाहर चले गए, परंतु जब शाम को घर लौटे तो बहुत अधिक परेशान थे। उस समय तक उनका बेटा रोशन भी घर पहुंच चुका था। घर लौटकर वो बोले, बेटा रोशन, मुझे अपनी दवाई खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए आज बैंक में गया था पैसे निकलवाने। लेकिन बेटा, एक बात का तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जब मैं अकाउंट चेक करवाया तो उसमें सिर्फ 12,000 पड़े थे। ऐसा कैसे हो सकता है? गांव का मकान बेचने के बाद कुछ समय पहले ही तो मैंने अपने अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा करवाए थे, फिर कहाँ गायब हो गए सारे पैसे? अब उस अकाउंट में से हम दोनों के अलावा तो पैसे कोई निकाल ही नहीं सकता। तुम ही पता करो कि आखिर बात क्या है, क्योंकि मैं तो बार बार बैंक जाकर ये काम नहीं कर सकता। तभी रोशन गुस्से से उबलते हुए बोला, पिताजी, जब आप जानते हैं कि हमारा बैंक में ज्वाइंट अकाउंट है और व्यापार चलाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है, अगर मैं आपके पैसे निकाल भी लिए तो ऐसी कौन सी बड़ी आफत आ गई? कब से बैंक में ही तो रखे थे, और फिर आपको पैसे की ज़रूरत भी क्या है? बेटे की बातें सुनकर राम किशन जी चौंक गए। रोशन अपनी बात कहकर अपने कमरे में जा चुका था और राम किशन जी हैरानी भरी नज़रों से देखते हुए खड़े रह गए। आज भी स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे थे। अपने बाकी के जीवन के लिए जो पैसे उन्होंने बचा कर रखे थे, और वो पैसे भी उनके हाथ से जा चुके थे। कुछ समय और बीता
तो एक दिन मीनू ने राम किशन जी से कहा, बाबूजी, रसोई घर में थोड़े से जूठे बर्तन पड़े हैं, ज़रा उन्हें धो देना। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर मीनू अपने कमरे में सोने चली गई। ठीक है बहू। अपनी बहू की मदद करने के इरादे से राम किशन जी ने सारे बर्तन अच्छे से साफ़ कर दिए। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से रोज़ सुबह रसोई घर में सारे जूठे बर्तन साफ़ करने की जिम्मेदारी राम किशन जी को ही दे दी गई। कभी कभार उनका पोता वंश अपनी मम्मी को दादाजी के साथ इस तरह का व्यवहार करते देखता तो इस बात का विरोध करने लगता, तो लेकिन मीनू उल्टा उस पर ही बरस पड़ती और उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहती और डांट पट कर उसके कमरे में भेज देती। उम्र होने के साथ साथ राम किशन जी के कमर में दर्द रहने लगा, लेकिन फिर भी वे जैसे तैसे काम कर दिया करते थे ताकि घर में शांति बनी रहे। परंतु मीनू को इससे भी शांति नहीं मिली। धीरे धीरे उसने राम किशन जी पर काम का बोझ बढ़ाना शुरू कर दिया, परंतु एक दिन उनकी कमर में इतना तेज दर्द हुआ जो उनके बर्दाश्त से बाहर था। अब उन्हें उठना भी उन्हें मुश्किल लग रहा था, इसलिए उन्होंने घर का काम करने से इनकार कर दिया। बस उस दिन के बाद से मीनू की आंखों में अपने ससुर जी खटकने लगे। बीमार ससुर को बैठाकर खिलाना और उनके इलाज पर पैसा खर्च करना तो जैसे उसे एक बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। और एक दिन उसने राम किशन जी को वृद्धाश्रम में भेजने की जिद ठान ली, परंतु राम किशन जी अपने घर को छोड़कर वृद्धाश्रम जाना नहीं चाहते थे। उधर वंश भी अपने दादाजी को खुद से दूर जाते देख रोने चिल्लाने लगा। वह उनके बिना नहीं रह सकता था, लेकिन हुआ वही जो मीनू चाहती थी। दादा पोता लाख गिड़गिड़ाया, लेकिन इस सब के बावजूद एक लाचार और वृद्ध पिता को बेटा बहू ने उन्हें वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। समय अपनी रफ्तार से बीतने लगा। आज राम किशन जी को वृद्धाश्रम में गए 13 वर्ष बीत चुके थे और ठीक 13 वर्ष बाद वंश इस वृद्धाश्रम के सामने खड़ा था जहां उसके दादाजी रहा करते थे। जैसे ही वंश अंदर गया और अपने दादाजी के समक्ष पहुंचा तो उसका लंबा चौड़ा शरीर और अच्छी डील डौल देखकर राम किशन जी उसे पहचान ही नहीं पाए। दादाजी, आप कैसे हैं? भरी आंखें लिए वंश ने कहा और उनके चरण स्पर्श किया। तभी राम किशन जी कांपते स्वर में बोले, अरे बेटा, तू मेरा वंश ही है ना? और इतना कहते ही उनकी बूढ़ी आंखों से वात्सल्य भरे आंसुओं का झरना फूट पड़ा। प्यार से अपने पोते को उन्होंने अपने गले से लगा लिया और फिर थोड़ी देर तक अविरल अश्रुधारा दोनों ओर से बहती रही। कुछ देर बाद स्वयं को संभालते हुए वंश बोला, बस दादाजी, अब बस भी कीजिए, प्लीज़ आप मत रोइए। अब आपके रोने के दिन बीत चुके हैं। आज ही आप मेरे साथ अपने घर चलेंगे। तभी राम किशन जी कहने लगे, क्या मजाक करता है बेटा? कैसा घर? उस घर से तो बरसों पहले मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। यह वृद्धाश्रम है अब मेरा घर, और मुझे आदत भी हो चुकी है यहाँ रहने की। हर पल तुझे देखने का दिल करता था, अब तुझसे भी मिल लिया। अब चाहे यमराज भी मुझे लेने आ जाए ना, तो भी कोई गिला नहीं। लेकिन एक बात तो बता बेटा, क्या इतने समय में अपने दादाजी की याद नहीं आई तुझे? ऐसा कभी हो सकता है क्या दादाजी कि मुझे आपकी याद ना आई हो? जिस समय आपको इस वृद्धाश्रम में भेजा गया था उस समय तो मैं बहुत छोटा था। मैं बहुत रोया था। मैंने मम्मी पापा को मनाने की बहुत कोशिश की कि वह आपको घर से बाहर ना भेजे, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उसके बाद 12वीं परीक्षा के पास करने के बाद मम्मी पापा ने मुझे विदेश भेज दिया था, और विदेश जाने के बाद बीच में मैं कभी घर नहीं आया। जब पढ़ाई पूरी हुई तो मैं वहीं नौकरी करनी शुरू कर दी, और जानते हैं आप, विदेश से अच्छा खासा धन कमाकर लौटा है आपका पोता।
मम्मी पापा को मेरी बहुत याद आती थी, लेकिन मैं वह सब अभी तक नहीं भूल पाया जो उन्होंने आपके साथ किया था। इसलिए मैं भी कभी उनसे मिलने नहीं आया। करीब 10 दिन पहले ही भारत लौटा हूँ, लेकिन भारत में पहुँचते ही मैं तुरंत आपसे मिलने नहीं आ पाया। बहुत से काम जो थे जिन्हें जल्द से जल्द निपटाना था, बहुत सी तैयारी करनी थी, जिस कारण मुझे आपसे मिलने में देर हो गई। लेकिन दादाजी, एक बात ज़रूर कहूँगा कि अब मैं आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। बात करते करते वंश ने देखा कि उसके दादाजी लगातार आंसुओं से भरी आंखों से उसे लगातार निहारते ही जा रहे थे। तभी वंश ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, अरे क्या हुआ दादाजी, कहाँ खो गए? फिर रामकिशन जी बोले, मैं तो यही सोच रहा था कि क्या पता तुझसे मिलने की मेरी अंतिम इच्छा कभी पूरी भी हो पाएगी या नहीं। कहीं तू भी बाकी सब की तरह मुझे भूल तो नहीं गया। लेकिन जब अपना खुद का बेटा ही अपना न रहा तो फिर किसी से क्या शिकायत करना। तभी वंश दादाजी के गले में बाहें डालता हुआ बोला, अरे दादाजी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, लेकिन आपको जितना अपना ब्याज प्यारा है ना, उतना ही मुझे मूल से प्यार है। लेकिन मैं भी क्या करता, आपके पास आने से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर रामकिशन जी बोले, बेटा, आज तक मैं अपनी किस्मत को ही दोष देता आया था कि शायद मेरी किस्मत ही फूटी है जो मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। परंतु आज तुझसे मिलने के बाद मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा है कि भगवान ने मुझे तुझ जैसा होनहार पोता दिया। तो वंश उठकर खड़ा हुआ और उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, तो दादाजी, फिर चलिए मेरे साथ, मैं अभी आपका सामान पैक करता हूँ, आप तैयार हो जाइए। लेकिन बेटा, मुझे भली भांति पता है कि मेरा बेटा बहू कैसे हैं। घर में वह मुझे वापस कतई नहीं आने देंगे। और वैसे भी मैं यहाँ बहुत अच्छे से रह रहा हूँ और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे कारण उस घर में फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। बस तुम कुछ समय बाद आकर मुझसे मिल जाया करना, मैं तो इसी बात से संतुष्ट हो जाऊँगा। लेकिन अब उस घर में वापस जाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। फिर वंश ने उन्हें तिरछी नज़र से देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है दादाजी, फिर तो आपकी पौत्र वधू आपके आशीर्वाद से वंचित ही रह जाएगी। कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। इतनी बातें सुनने के देर थी कि रामकिशन जी तो बच्चों की तरह चहक उठे। क्या क्या कहा तूने? मेरी पौत्र वधू? क्या तुमने शादी कर ली? कहते हुए रामकिशन जी की आंखों में चमक आ गई। अरे नहीं दादाजी, भला मैं आपके बिना शादी कैसे कर सकता हूँ? विवाह की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं विवाह के बंधन में नहीं बंधूंगा। नहीं बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मेरे लाडले पोते की शादी हो और मैं ना आऊँ? इस दिन का तो मुझे कब से इंतज़ार था। लेकिन बेटा, लड़की कौन है और कहाँ से है? रामकिशन जी ने उत्सुकतावश पूछा। तो वंश ने कहा, दादाजी, अर्पिता दिल्ली शहर से है, मेरे साथ ही विदेश में नौकरी करती थी। वहीं पर मेरी उससे मुलाकात हुई और धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। पता है दादाजी, विदेश में जब भी मुझे आपकी याद आती थी तो मैं अक्सर वृद्धाश्रम चला जाता था। फिर मेरे साथ साथ अर्पिता ने भी वहाँ जाना शुरू कर दिया। उसके आचार व्यवहार से मैं बहुत प्रभावित था। मुझे हैरानी तो इस बात की हुई कि आज के ज़माने की होते हुए भी उसे बूढ़े बुजुर्गों के साथ बैठकर उनसे बातें करना और उनके दुख सुख बांटना बहुत अच्छा लगता था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब हम दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। रामकिशन जी अपने पोते वंश के लिए बहुत खुश थे। तभी वंश ने कहा, अब बिल्कुल देर मत कीजिए दादाजी, तैयार हो जाइए चलने के लिए। लेकिन बेटा, आश्रम के संचालक से भी तो बात करनी पड़ेगी ना। अरे दादाजी, मेरी उन लोगों से बात हो चुकी है और मैं पहले ही सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर चुका हूँ। आप तो बस चलने की तैयारी कीजिए।
थोड़ी ही देर में वो अपने दादाजी को अपनी कार में बैठाकर घर ले आया। जैसे ही गाड़ी घर के बाहर रुकी और रामकिशन जी नज़र उठाकर घर की ओर देखा तो उनकी आंखें फिर से सजल हो उठी। यह घर उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बनवाया था और अब भी उनके नाम पर था, परंतु फिर भी इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। बेइज्जत करके बेटा बहू ने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया था। कितना गिड़गिड़ाए थे वो, इस घर में रहने की भीख मांग रहे थे, लेकिन किसी भी हालत में मानने को तैयार ही नहीं थी उनकी बहू। और फिर धोखा तो अपने बेटों ने ही दिया था, तो और किसी से उम्मीद कर सकते थे। वह बेचारा बूढ़ा पिता घर के बाहर खड़े हुए घर को यूं ही निहारते जा रहे थे। तभी वंश ने बेल बजाई तो उसकी माँ मीनू ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही लार जताते हुए उससे बोली, लो अब आए हैं दूल्हा राजा। मुझसे तो कह कर गया था कि थोड़ी ही देर में आता हूँ। यहाँ शादी से पहले की सारी रस्मों का मुहूर्त निकला जा रहा है और हमारे बेटे का कुछ अता पता ही नहीं है। फिर वंश बोला, अरे माँ, अगर ज़रूरी काम ना होता तो मैं क्यों जाता, लेकिन वह काम करना तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अच्छा, हमें भी तो पता चले आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो शादी के सारे काम छोड़कर चला गया। उसी समय वंश सामने से हटा तो मीनू ने देखा कि दरवाजे पर सामने उसके ससुर रामकिशन जी खड़े थे। उन्हें देखते ही मीनू के होश उड़ गए। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और बोली, बाबूजी आप यहाँ? इस समय वंश बोला, हाँ मम्मी, मैं अपने दादाजी को अपनी शादी के समारोह में शामिल करने के लिए लेकर आया हूँ और अब से लेकर मेरी शादी तक यह इसी घर में रहेंगे हमारे साथ। वंश की यह बात सुनते ही मीनू दंग रह गई। मीनू का एक बार तो दिल किया कि अपने बेटे को एक जोरदार तमाचा जड़ दे, लेकिन अब वह कोई छोटा बच्चा नहीं रह गया था जिसे डांट डपट कर अपनी बात मनवा ली जाए। अब उसका बेटा जवान हो चुका था। नासमझी में कोई गलती कदम उठाकर वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए स्वयं को शांत रखना ही उचित समझा। फिर सोचने लगी, वंश ने ही तो कहा है कि बाबूजी यहाँ उसकी शादी तक ही रहेंगे और शादी तो कुछ ही दिनों में होने वाली है। इसका मतलब है कि मुझे इन्हें ज़्यादा दिनों तक नहीं झेलना पड़ेगा। और अगर सोचा जाए तो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि वंश ने दादाजी को घर ले आया, वरना जात बिरादरी के लोग और रिश्तेदार विवाह में इकट्ठे होते तो बाबूजी के बारे में ज़रूर पूछते। मैं तो सबको यही बताया था कि वह गांव में रहते हैं, और यह सब यदि वंश की शादी में नहीं आते तो हमारी कितनी किरकिरी हो जाती। फिर मेरी होने वाली बहू अर्पिता के मायके वालों को पता है कि वंश के दादाजी भी हैं, वे लोग भी उनसे मिलवाने के लिए ज़रूर कहते। अब बाबूजी के आने से सब लोगों की बोलती तो बंद हो जाएगी और मुझ पर भी ज़्यादा दिन उनका बोझ नहीं पड़ेगा। शादी के बाद वह अपने वृद्धाश्रम और हम अपने घर, यही सोचते हुए मीनू के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ गई। अगले दिन वंश अपने दादाजी को बाजार लेकर गया और उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़ों की खरीदारी की। खरीदारी करने के बाद वंश उन्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर गया, जहां उसने अपने दादाजी की पसंद का खाना ऑर्डर किया। आज पहली बार रामकिशन जी अपने पोते के साथ एक अच्छा समय बिता पाए। वंश के साथ बातचीत करते हुए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने दोस्त के साथ बातें कर रहे हों। आखिरकार वह तारीख भी आ गई जिस दिन वंश का विवाह होना था। शादी के लिए एक बहुत बड़े होटल की बुकिंग की गई थी। आज तो मीनू के कदम ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसे सबसे ज़्यादा उत्साह तो इस बात का था कि शादी के बाद उसके बेटा बहू वापस विदेश नहीं जाएंगे, बल्कि विदेश की नौकरी छोड़कर भारत में ही नौकरी करेंगे और उनके साथ रहेंगे। मन ही मन वह सपने संजो रही थी कि बेटा बहू साथ रहेंगे तो जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा, और कल को पोता भी होंगे
तो पूरा घर खुशियों से चहक उठेगा। हमारा बुढ़ापा तो खूब मज़े में कटेगा। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अपने भविष्य के सुनहरे सपने संजोते हुए शायद मीनू इस बात को भूल चुकी थी। कुछ देर में वंश तैयार होकर आया तो मीनू उसकी बलाएं ही लेती जा रही थी। उधर जैसे ही राम किशन जी ने अपने पोते को दूल्हा बना देखा तो उनकी आंखें खुशी के मारे आंसुओं से भर आई। इस दिन का इंतजार तो उन्हें कब से था। धूमधाम से विवाह की सारी रस्में संपन्न हो गई। दूल्हा बना वंश अपने दादाजी को अपने दोस्तों और अर्पिता के परिवार वालों से मिलवा रहा था। हर बात में वो बस अपने दादाजी को ही तवज्जो दे रहा था। यह बात मीनू को कतई पसंद नहीं आ रही थी, परंतु अपने बेटे की शादी के समय वो कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी। इसलिए किसी तरह वह अपने गुस्से को पी गई, परंतु मन ही मन उसने ठान लिया था कि विवाह की सारी रस्में पूरी होने के बाद जैसे ही सभी रिश्तेदार चले जाएंगे तो वो अपने बेटे की कोई मनमानी नहीं चलने देंगी और अपने ससुर को वृद्धाश्रम वापस भेज कर रहेगी। जब विदाई का वक्त हुआ तो नवविवाहित जोड़ी के लिए सजी गाड़ी तैयार थी। उस गाड़ी में वंश ने सबसे पहले अपने दादाजी को बैठाया। उसके बाद वंश और उसकी पत्नी अर्पिता गाड़ी में बैठे। लेकिन जैसे ही वंश के माता पिता गाड़ी में बैठने लगे तो वंश ने कहा, अरे माँ, इस कार में आप लोगों की जगह तो नहीं बन पाएगी, आप दूसरी गाड़ी में आ जाइए। यह बात सुनते ही मीनू के कलेजे पर सांप लौटने लगा। चेहरे से ईर्ष्या साफ झलक रही थी। लेकिन जब उसने नज़र उठाकर इधर उधर देखा तो सभी रिश्तेदार उसकी ओर ही देख रहे थे। एक फीकी सी मुस्कान के साथ अपने पति को लेकर वह दूसरे कार में जाकर बैठ गई। घर पहुंचकर उसे दूल्हा दुल्हन के स्वागत की तैयारी करनी थी, इसलिए मीनू ने ड्राइवर को जल्दी से जल्द उन्हें जल्दी घर पहुंचाने को कहा। रास्ते भर मन ही मन बहुत उत्साहित थी और यही सोचती आ रही थी कि आज वंश और अर्पिता का तो घर में बड़ी धूमधाम से स्वागत किया जाएगा, लेकिन वंश के तो दादाजी को मैं अभी अपने घर की चौखट लांघने नहीं दूंगी। उन्हें बाहर से ही वापस वृद्धाश्रम भेज दूंगी। थोड़ी देर में मीनू अपने पति रोशन के साथ अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर देखा तो दूल्हा दुल्हन की गाड़ी अभी तक नहीं आई थी। मीनू ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि चलो बच्चों के स्वागत की तैयारी के लिए तो थोड़ा समय मिल जाएगा। बड़े जोश के साथ दौड़ते दौड़ते उसने सारी तैयारी की। चावलों से भरा कलश द्वार पर रखा और तिलक और आरती के लिए थाल सजा कर ले आई। बेसब्री से दरवाजे पर खड़े होकर अपने बच्चों की राह देखने लगी। देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया, लेकिन बेटा बहू का कुछ पता नहीं था। उनकी राह देखते देखते जब मीनू थक गई तो रोशन से बोली, अजी देखिए तो आखिर रह कहाँ गया आपका बेटा। तुम चिंता मत करो, मैं फ़ोन लगा कर पूछता हूँ। ऐसा कहते हुए रोशन ने वंश को फ़ोन लगाया, लेकिन वंश ने फ़ोन नहीं उठाया। अब तो बेटा बहू के इंतज़ार में मीनू और रोशन की आंखें पथराने लगी थी, लेकिन कोई नहीं आया। मीनू ने वंश को फिर से फ़ोन लगाया तो इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। वंश की आवाज़ सुनते ही मीनू बोली, हेलो बेटा, आखिर तुम लोग हो कहाँ? आने में इतनी देर क्यों हो रही है? यहाँ मैं और तेरे पापा कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम लोगों के स्वागत के लिए कब से घर के दरवाजे पर खड़े हैं। मम्मी, दरअसल बात यह है कि पहले हम लोग वृद्धाश्रम चले गए थे और काफ़ी समय वहीं लग गया। बेटे की बात सुनते ही मीनू का चेहरा खिल उठा और मुस्कुराते हुए बोली, ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा, जो दादाजी को पहले ही वृद्धाश्रम में छोड़ आया। नहीं माँ नहीं, आप शायद गलत समझ रहे हैं। दरअसल दादाजी का कुछ सामान वहाँ से उठाना था और दादाजी भी हमें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमें पहले वृद्धाश्रम चलने को कहा। वहाँ सब बुजुर्गों ने हमें खूब आशीर्वाद दिए और सबसे मिलते हुए काफ़ी समय लग गया। अच्छा माँ, अब हम यहाँ से सीधा दादाजी के घर पर जा रहे हैं।
यह सुनते ही मीनू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? दादाजी के घर से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह माँ कि अपने दादाजी के नाम पर मैंने इसी शहर में एक घर खरीदा है। अब हम लोग दादाजी के साथ वहीं रहेंगे। और जहाँ तक रही स्वागत की बात, तो उसके लिए आपको कोई तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही सारी तैयारी करवा ली थी। नई बहू का स्वागत तो अब दादाजी ही करेंगे, उनके अपने घर में। यह बात सुनते ही मीनू तो जैसे चक्कर खाकर बेहोश ही होने वाली थी। फ़ोन स्पीकर पर था, इसलिए वहीं पास खड़ा रोशन सारी बातें सुन रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? रोशन रुआसी आवाज़ में कहा तो वंश बोला, पापा परेशान मत होइए, मैं आपको अपना एड्रेस भेज देता हूँ। जब भी आप लोगों का आना हो आ सकते हैं। और फ़ोन काट दिया और अपने माँ बाप को व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस भेज दिया। 15 मिनट के भीतर ही मीनू और रोशन एक खूबसूरत से आलीशान घर के बाहर खड़े थे। घर के मेन गेट पर बहुत सुंदर नेम प्लेट लगी हुई थी, जिस पर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था राम किशन सिंह। ये सब देखते ही मीनू तो जैसे पूरी तरह जल भून गई थी। तो वहीं रोशन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। ठीक उसी समय फूलों से सजी दूल्हा दुल्हन की गाड़ी वहां पहुंची। वंश अपने दादाजी का हाथ पकड़कर सहारा देते हुए उन्हें घर की ओर ले जाने लगा। तभी मीनू ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, ये क्या बदतमीजी है वंश? अपना घर छोड़कर यह तुम कौन से घर में जा रहे हो? मम्मी, शायद आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। ये मेरे दादाजी का आशियाना है, बाहर उनका नाम भी लिखा है। फिर भी आप मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं? अच्छा, आज तेरे दादाजी ही तेरे लिए सब कुछ हो गए हैं। और हम लोगों का क्या? तूने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा? हम तेरे माँ बाप हैं, जिन्होंने तुझे पैदा किया, पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया कि तू आज इस मुकाम पर पहुँचा है। हमें छोड़ने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि हम तेरे बिना कैसे रहेंगे। तू इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है बेटा? पिता ने वंश से पूछा तो वंश बोला, क्यों पापा? क्या दादाजी आपके जन्मदाता नहीं हैं, जिन्होंने खून पसीना एक करके आपकी सारी ज़रूरतें पूरी की, आपको पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई करवाई, समाज में खड़े रहने के काबिल बनाया? लेकिन क्या आपने उनके साथ ठीक किया? अरे उनके सर से छत ही छीन ली आपने तो। जो घर उन्होंने अपने मेहनत से बनवाया था, उसी घर से आपने उन्हें निकाल दिया। उन्हें धोखा देने से पहले आपको इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया? अरे शुक्र कीजिए भगवान का कि मेरे दादाजी आपसे वो घर खाली नहीं करवाया। कितना बड़ा दिल है उनका। आप दोनों के पास तो दादाजी का बनाया हुआ मकान है, वहाँ आप आराम से रहिए। लेकिन आज के बाद मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आपके साथ रहूँगा। हमारे स्वागत के लिए दादाजी आरती की थाली लिए खड़े हैं। यदि आप आना चाहते हैं तो कुछ देर के लिए आ सकते हैं। ऐसा कहकर वंश अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर चौखट तक पहुंचा तो राम किशन जी उन दोनों को तिलक लगाते हुए उनका स्वागत करने लगे। उनके दिल से अपने पोता और पौत्र वधू के लिए अनगिनत दुआएं निकल रही थी। आरती के बाद उन्होंने दोनों हाथ उठाकर उन्हें खूब आशीर्वाद दिए। बहू के सामने बेटे के मुंह से ये बातें सुनते हुए मीनू और रोशन शर्म के मारे ज़मीन में गिरते जा रहे थे। अतीत की सारी बातें उनके दिमाग में घूमने लगी। उनके अपने कर्म ही उनके सामने आकर खड़े थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी और आज वंश अपने दादाजी के आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब कर चुका था। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।